Hello guys, welcome back to my channel. This is the 20th video of molecular biology series that we have started. Today we are going to discuss about translation in eukaryotes. ठीक है? Before going into the process, first we will talk about translation in eukaryotes. तो जो eukaryotic translation होता है वो थोड़ा सा complex होता है when we compare it to the prokaryotic translation. ठीक है? तो prokaryotic translation में क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA सिंथेसिस होता है, साथ साथ में ही उस पर राइबोसोम्स वगैरह आके बाइंड करेंगे और उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देंगे. बट यूकैरियोट्स में वैसा नहीं होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन उस पर प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए कुछ फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड रहते हैं, है ना. तो प्रोसेस होने के बाद ही उसका ट्रांसलेशन होता है. ठीक है, तो ये जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन होता है उसका जो इनिशिएशन होता है, ठीक है, जो जहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक से कंपेयर करेंगे. तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा लगती है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन से. तो हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इनिशिएशन कैसे होता है. ठीक है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स लगेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूकैरियोट्स में जो फैक्टर्स है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो है राइबोसोम इंटरैक्टिंग फैक्टर और दूसरा जो है mRNA इंटरैक्टिंग फैक्टर, है ना. तो राइबोसोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स जो होंगे वो राइबोसोम के साथ इंटरैक्ट करेंगे और mRNA इंटरैक्टिंग फैक्टर्स जो होंगे वो mRNA के साथ इंटरैक्ट करेंगे. ठीक है, तो राइबोसोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स में आएंगे ये जो EIF है, यहाँ पे जो E है वो बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स, I बिलोंग्स टू इनिशिएशन एंड F बिलोंग टू फैक्टर्स. ठीक है, जो EIF1 और EIF5 है तो वो क्या करेंगे, राइबोसोम की E साइट को ब्लॉक कर देंगे. अब वो जब राइबोसोम की E साइट को ब्लॉक कर देंगे तब इसकी वजह से क्या होगा कि जो दो सब यूनिट्स है 40S और 60S वो डिसोसिएटेड रहेंगे. यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स यूज़ होते हैं. ठीक है, ट्रांसलेशन में. तो ये जो है उसके दो सब यूनिट्स है 40S और 60S. 40S इज स्मॉलर वन, 60S इज लार्जर वन. नेक्स्ट आएगा EIF1A. अब ये क्या करेगा, A साइट को ब्लॉक कर देगा. ठीक है, जो राइबोसोम की A साइट होगी वो ब्लॉक कर देगा और ये जब ब्लॉक रहेगी तो जो tRNAs है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, इसका इलोंगेशन नहीं हो पाएगा ट्रांसलेशन में. ठीक है, नेक्स्ट आएगा EIF2. अब इसका काम क्या है, जो इनिशिएटर tRNA है उसको P साइट पे लेके आना. ठीक है, अब हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में भी इनिशिएटर tRNA P साइट पे ही आता है. यहाँ पे भी सेम है, EIF2 क्या करेगा, tRNA को P साइट पे लाएगा, इनिशिएटर tRNA को. नेक्स्ट है हमारा EIF5P. इसका है 60S को रिक्रूट करना 40S पे. ठीक है, अब ये जो है ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3. अब ये जो 3 फैक्टर है वो लार्जेस्ट फैक्टर है. ये सबके साथ इंटरैक्ट करेगा, राइबोसोम के साथ इंटरैक्ट करेगा, अदर फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, mRNA के साथ इंटरैक्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे mRNA इंटरैक्टिंग फैक्टर. अब इसमें है 4E. अब ये 4E का काम क्या है, कैपिंग को रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, जो mRNA होती है उसका जब प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, तब कैपिंग भी एक पार्ट है. ठीक है, प्रोसेसिंग का. तो विदाउट कैपिंग अगर कोई mRNA रहता है तो उसका हम ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. जैसे प्रोकैरियोट्स में था कि जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट था उसमें जो RNA था वो शाइन-दलगर्नो सीक्वेंस जो mRNA पे प्रेजेंट था प्रोकैरियोट्स के, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता था, उसको कॉम्प्लीमेंट्री था तो उसके साथ बाइंडिंग कर लेता था. बट यहाँ पे वैसा नहीं है. अगर कैपिंग नहीं होगी तो उसको फैक्टर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे और फैक्टर्स ही रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा. इसलिए उस पर प्रोसेसिंग होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट आता है 4G, EIF4G.
अब इसका काम है 4E को बाइंड करना, ठीक है। 4E के साथ साथ जो 3' एंड पे पॉली ए टेल रहेगी mRNA के, उसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी बाइंड रहेंगे, ठीक है। तो PABP जो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स है उसके साथ बाइंड करना और mRNA को सर्कुलराइज करना, ये इसका काम है 4G का। नेक्स्ट है 4A और 4B। 4A एक हेलिकेज की तरह काम करेगा और विदाउट 4B ये एक्टिवेट ही नहीं हो सकता। 4B का काम है 4A को एक्टिवेट करना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स। अब हम देखेंगे मैकेनिज़्म। सो ये है मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म को भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है 43S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड है 48S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज़ 80S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये 3 स्टेज होने के बाद जो इनिशिएशन होगा ट्रांसलेशन का वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा इलोंगेशन। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है 43S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, ये है हमारा 40S RNA, ठीक है, जो मैंने ये ब्लू पेन से दिखाया है, ठीक है। ये 40S है ना, इसके साइड से E साइट, P साइट, A साइट, ठीक है। ये है E साइट पे बाइंड हुआ EIF5 और EIF1, ठीक है। इसका काम क्या है, ये 40S और 60S को डिसोसिएटेड ही रखता है, यहाँ पे बाइंड होके E साइट पे बाइंड होके। P साइट पे आएगा इनिशिएटर tRNA, ठीक है। अब ये tRNA कौन लेके आया है, EIF2, ठीक है। EIF2 किस फॉर्मेट में, GTP फॉर्मेट में। अब A साइट पे बाइंड हुआ है EIF1A। अब ये क्या करेगा, A साइट को ब्लॉक कर दिया है ताकि दूसरा tRNA यहाँ पे नहीं आ सकता। और ये है सबसे बड़ा वाला फैक्टर, लार्जेस्ट फैक्टर EIF3, ठीक है। सो ये जो है 43S कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जैसे कि प्रोकैरियोट्स में था, जब दोनों सब यूनिट एसोसिएट हो जाते थे, mRNA भी साथ था, तब जाके यहाँ पे इनिशिएटर tRNA की एंट्री होती थी। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। ये पहले ही आ जाता है, इनिशिएटर tRNA P साइट पे पहले ही आ जाता है और ये 43S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे 43S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। अब क्या होता है, यहाँ पे mRNA को न्यूक्लियस से साइटोसोल में ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA फॉर्मेशन होता है, वो न्यूक्लियस में होता है और बाद का जो ट्रांसलेशन होगा वो साइटोसोल में होगा। तो इस mRNA को कुछ एक्सपोर्टीन्स की हेल्प से साइटोसोल में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसका जो डिटेल वीडियो है वो मैंने बनाया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। देन इसका जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये है हमारा mRNA, ये है इसका 5' एंड, ये है 3' एंड, ठीक है। अब ये जो 5' एंड है यहाँ पे होगी कैपिंग, ठीक है। तो ये कैपिंग को रिकग्नाइज करने का काम किसका था, 4E को, EIF4E, ठीक है। अब इसने ये कैपिंग को रिकग्नाइज कर लिए, ठीक है। इसने इस कैपिंग को रिकग्नाइज कर लिया, इसका मतलब इसने पूरे mRNA को रिकग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब ये EIF4G है, ये यहाँ पे बाइंड हो गया 4E को, ठीक है। अब इस mRNA में कुछ हेयरपिन लूप्स होंगे, ठीक है। अब इस हेयरपिन लूप्स को सीधा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशन में ऑब्स्टिकल्स बन के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको सीधा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आएगा हमारा हेलिकेज 4A, ठीक है। 4A आएगा और 4A को एक्टिवेट करने के लिए आएगा 4B। तो इसकी मदद से क्या होगा, जो हेयरपिन लूप्स है वो रिमूव हो जाएंगे, लूप्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट है, ये है पॉली ए टेल 3' एंड पे, ठीक है। इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये 4G क्या करता है, 4G को इनके साथ भी इंटरेक्ट करना है। तो ये 4G ने क्या कर दिया, ये mRNA को सर्कुलराइज कर दिया ताकि ये 4E के साथ भी इंटरेक्ट कर सके और
ये जो प्रोटीन से PABP इनके साथ भी इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो हमारा जो mRNA है वो क्या हो गया, सर्कुलराइज्ड हो गया है, ठीक है। और ये जो हेयर पिन लूप्स थे वो भी क्या हो गए, निकल गए, किसके मदद से, 4A और 4B की मदद से, है ना। तो ये होने के मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस mRNA को ट्रांसलेशन के लिए रेडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप है 48S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब 48S कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होगा, जो EIF3 है, ठीक है, जो बड़ा वाला प्रोटीन है, उसको अब किसके साथ इंटरेक्ट करना है, ये 4G के साथ इंटरेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 4G के साथ इंटरेक्ट करना है। ये 4G तो mRNA पे बैठा है, ठीक है, और EIF3 कहाँ पे बैठा है, राइबोसोम्स पे बैठा है। तो वो क्या करेगा, EIF3 पूरा का पूरा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स जो 43S कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था फर्स्ट स्टेप में, उसको उठा के यहाँ पे लेके आएगा mRNA पे। देखो, ये है हमारा 43S कॉम्प्लेक्स और ये है mRNA, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आ गया। अब ये क्या फॉर्म हो गया, 48S कॉम्प्लेक्स, है ना। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये जो इनिशिएटर प्रोटीन, इनिशिएटर tRNA है, सॉरी, ये जो tRNA है वो P साइट पे तो आता है, बट ज़रूरी नहीं कि P साइट पे हमारा स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट हो। ये स्टार्ट कोडॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है mRNA पे। तो इन फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, स्टार्ट कोडॉन को स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। अब इस केस में सपोज़ यहाँ पे है स्टार्ट कोडॉन और हमारा जो इनिशिएटर tRNA है वो यहाँ पे है, तो क्या करना पड़ेगा, ये स्कैनिंग करते करते क्या हो जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्कैनिंग, ठीक है। जब tRNA AUG को ढूंढता है, इनिशिएटर tRNA, उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग करते हुए ये इसके पास जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा। जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब नेक्स्ट स्टेज आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ATS कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब सपोज कर लो कि इसने इसको ढूंढ लिया है, ठीक है, स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, tRNA के एंटीकोडॉन्स को स्टार्ट कोडॉन मिल गया है। अब स्कैनिंग स्टॉप हो गई, फिर कोडॉन एंटीकोडॉन रिएक्शन होगा, ठीक है। कोडॉन कौन सा, AUG, एंटीकोडॉन जो इनिशिएटर tRNA पे प्रेजेंट है, ठीक है, इनका इंटरेक्शन होगा। देन ये EIF2 क्या करेगा, जो इनिशिएटर tRNA के साथ बाइंड है, ये वाला, ये अपनी GTPase एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। अब इसका GTPase एक्टिविटी जब होगा तब क्या होगा, ये EIF2 GDP फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। बट ये अकेला रिलीज़ नहीं होगा, ये दो फैक्टर्स जो है, जो E साइट को ब्लॉक कर रहे थे, EIF1 और EIF5, इन दोनों को साथ लेके ये रिलीज़ हो जाएगा। EIF2 GDP फॉर्म में EIF1 और 5 को लेके रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जब ये EIF2 रिलीज़ हो जाएगा तो उसकी जगह पे EIF5B बाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये EIF2 कहाँ पे बाइंड था, इनिशिएटर tRNA पे, उसका काम ख़त्म हो गया, उसने इनिशिएटर tRNA को लेके आना उसका काम था, वो ख़त्म हो गया, फिर वो निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट है EIF5B। अब इसका काम क्या है, जो बिगर सब यूनिट है राइबोसोम का 60S, उसको स्मॉलर सब यूनिट पे रिक्रूट करना, ठीक है, ये उसका काम है। तो ये आया अपने साथ साथ 60S सब यूनिट को भी लेके आया। ये कुछ इस तरह दिखेगा, इस तरह से, ठीक है, ये 60S सब यूनिट। अब क्या हो गया, इसका E साइट, P साइट, A साइट पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों सब यूनिट आ गए। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ATS, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी EIF1A ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब EIF5B का काम हो गया, तो ये क्या करेगा, GTPase एक्टिविटी करेगा। GTPase एक्टिविटी करने के बाद ये GDP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम तो हो चुका है, इसने लार्जर सब यूनिट को लाके यहाँ पे रख दिया है और ATS कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया है, ठीक है। बट जब तक ये EIF1A नहीं निकलेगा तब तक ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ये इलोंगेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ से दूसरा tRNA एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, EIF1A को भी रिमूव कर देता है।
तो ये था EIF 5B का काम, ठीक है। सो इस तरह से ये इनिशिएशन प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ इनिशिएशन। इसके बाद स्टार्ट होगा इलॉन्गेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।